नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुस्तान के उनके साथ रिश्ते बेपटरी होते जा रहे हैं और अब अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने खुलेआम हिंदुस्तान विरोधी बयान देकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुस्तान के चिकन नेक के पास का प्रोजेक्ट चीन को सौंपने के साथ ही बांग्लादेश को पूर्वोत्तर का संरक्षक बताया, जिस पर हिंदुस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो यूनुस सरकार का हिंदुस्तान विरोधी चेहरा हुआ बेनकाब। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। 2 अप्रैल से हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाएगा अमेरिका। व्हाइट हाउस बोला अब जैसे को तैसे का वक्त। ट्रंप की धमकियों के खिलाफ ईरान ने परमाणु बम बनाने की दी चेतावनी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को प्रधानमंत्री केपी ओली की चेतावनी। हिंसक प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार लोगों को नहीं मिलेगी कोई छूट, होगा बड़ा एक्शन। इजरायली पीएम नेतन्याहू पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। कतर से अवैध फंडिंग का आरोप। गजा में स्वास्थ्य कर्मियों की मौत पर भड़का संयुक्त राष्ट्र। और चलते चलते में देखेंगे सुनीता विलियम्स के 286 दिनों तक स्पेस स्टेशन में फंसे रहने के लिए जिम्मेदार कौन। नासा एस्ट्रोनॉट ने तोड़ी चुप्पी। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूरोप में बढ़ रही हिंदुस्तानी हथियारों की मांग। फ्रांस के बाद स्पेन ने हिंदुस्तान के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीदने में दिखाई रुचि। म्यांमार में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार। 270 लोग अभी भी लापता। 40 टन राहत सामग्री लेकर पहुंचे 3 हिंदुस्तानी जहाज। चेक गणराज्य में पर्यावरणीय संकट के लिए आपातकाल घोषित। रेल हादसे के बाद जहरीले रसायन के रिसाव ने स्थानीय मिट्टी और जल स्रोतों को किया दूषित। जापान में एक बार फिर 9 की तीव्रता से भूकंप आने की आशंका। सरकार ने जारी की सुनामी की चेतावनी। 3 लाख मौतों की आशंका। तो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्तों में खटास बढ़ती ही जा रही है। पहले से ही कई मुद्दों पर दोनों देशों में बयानबाजी देखी जा रही है और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बयानों ने एक नई बहस छेड़ दी है। यूनुस ने अपना हिंदुस्तान विरोधी रुख साफ जाहिर कर दिया है। हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट राज्य लैंडलॉक्ड है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। हमारे बैकयार्ड में समुद्र है। इससे निवेश का बड़ा अवसर मिलता है। यहाँ चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। यूनुस ने बांग्लादेश को उस पूरे इलाके के समुद्र का एकमात्र गार्डियन बताया है। उनके इस बयान पर हिंदुस्तान ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल यूनुस हाल ही में चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों देशों में कई समझौते भी हुए, जिनमें हिंदुस्तान के चिकन नेक कॉरिडोर, जो हिंदुस्तान के मूल भाग को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ता है, उसके पास का प्रोजेक्ट भी शामिल था। बांग्लादेश ने चीन को इस प्रोजेक्ट में निवेश करने का ऑफर दिया है, जो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले से ही चीन हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों को अपना बताता रहा है, खासकर पूर्वोत्तर में। हिंदुस्तान इस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना रहता है और अगर बांग्लादेश के इस प्रोजेक्ट में चीन शामिल होता है तो पूर्वोत्तर को हिंदुस्तान से अलग करने में उसके लिए रास्ते काफी आसान हो जाएंगे। इन सब चिंताओं के बीच पूर्वोत्तर को लेकर यूनुस के इस बयान पर पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाए हैं। संजीव सान्याल ने कहा कि चीन बांग्लादेश में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यूनुस की तरफ से हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों के लैंडलॉक्ड होने का हवाला देकर की गई अपील हैरान करने वाली है। इस पर बांग्लादेश में हिंदुस्तान की पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूनुस को ऐसा बयान देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वो जानते हैं कि पूर्वोत्तर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और हमने पूर्वोत्तर हिंदुस्तान से बंगाल की खाड़ी तक पहुंच के बारे में बांग्लादेश सरकार के साथ बहुत करीबी चर्चा की है और इस पर औपचारिक समझौते भी हुए हैं। साफ है, मोहम्मद यूनुस के इस बयान से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान को सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, चीन से भी चुनौतियां मिल सकती हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका के टैरिफ प्लान की। तो 2 अप्रैल से अमेरिका दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी में है और इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। अमेरिका ने कहा है कि हिंदुस्तान अमेरिका के कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है। साथ ही अन्य देश भी भारी शुल्क लेते हैं, जिसके चलते अमेरिकी उत्पादों का उन देशों के बाजार में टिकना बेहद मुश्किल है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा
कि अगर आप गलत व्यापार तरीकों को देखें तो यूरोपीय यूनियन अमेरिका के डेयरी उत्पादों पर 50%, जापान अमेरिकी चावल पर 700%, हिंदुस्तान अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 100% और कनाडा अमेरिकी मक्खन और पनीर पर 300% टैरिफ लगाता है। मीडिया से बातचीत के दौरान कैरोलिन लेविट ने एक चार्ट दिखाया जिसमें हिंदुस्तान, जापान और अन्य देशों के नाम थे। चार्ट में 3 रंगों के सर्कल में हिंदुस्तान का नाम भी था। अब सभी की नजरें 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस करार देते हुए कहा है कि उनकी नई टैरिफ नीति अमेरिका को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता से मुक्त करेगी। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने पिछले हफ्ते कहा था कि ये टैरिफ डर्टी 15 देशों को टारगेट करेंगे जो अमेरिका के व्यापार घाटे में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के निर्यात पर यह टैरिफ काफी असर डाल सकता है। हिंदुस्तान से अमेरिका को फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा जैसे उत्पादों का बड़ा निर्यात होता है और अगर हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया जाता है तो हिंदुस्तान कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे फिलहाल ये साफ नहीं है कि हिंदुस्तान उन डर्टी 15 देशों में शामिल है या नहीं जिन पर ट्रंप प्रशासन टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। ट्रंप के टैरिफ की धमकी को लेकर दुनिया में व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच ट्रंप की धमकी के चलते बड़ी जंग भी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौता नहीं करता है तो वो ईरान पर बमबारी कर देंगे। अमेरिका ने अपना बम वर्षक B-2 विमान भी ईरान के करीब तैनात कर दिया, जिस पर अब ईरान की तरफ से जवाब आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके किसी भी सहयोगी की तरफ से हम पर हमला किया गया तो ऐसे में ईरान को भी परमाणु हथियार को हासिल करना ही होगा। ईरान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर किसी भी वक्त अमेरिका खुद या इजराइल के जरिए हम पर बमबारी करता है तो ऐसे में आप ईरान को बिल्कुल अलग तरीके से चर्चा के लिए मजबूर कर देंगे। साफ है, अमेरिका की धमकी पर ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो बदले में परमाणु हमला भी कर सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर देश में अशांति फैलाने और सामाजिक सद्भाव को नष्ट करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए ओली ने कहा कि शाह ने न केवल समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की, बल्कि हिंसक प्रदर्शनों को भड़काने में भी अहम भूमिका निभाई। इन प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। ओली ने दावा किया कि पूर्व राजा ने अराजक तत्वों को अपने निवास पर बुलाकर एक कमांडर नियुक्त किया जो हिंसा और अशांति फैलाने की साजिश में शामिल था। प्रधानमंत्री ने टिंकुने क्षेत्र में हुई हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे व तेल डिपो में आग लगाने की कोशिश की। 28 मार्च को हुए प्रो मोनार्की प्रदर्शन में पुलिस से झड़प के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। इस दौरान भटभटेनी सुपरमार्केट, कांतिपुर टीवी और अन्नपूर्ण पोस्ट के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, जबकि कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, जिसमें एक प्रदर्शनकारी और एक पत्रकार की जान चली गई। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ओली ने पूर्व राजा पर बैंक ऋण न चुकाने वालों के साथ साठगांठ करने का भी आरोप लगाया और कहा कि शाह ने लोकतंत्र दिवस पर जारी वीडियो संदेश के जरिए प्रदर्शनकारियों को उकसाया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। गृह मंत्रालय जल्द ही संसद में विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी ने सरकार के रुख का विरोध किया है। पार्टी अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने कहा कि जनता अपने संरक्षक राजा को वापस चाहती है और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना उनका लक्ष्य है। आरपीपी ने 8 अप्रैल को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता जारी है और यह विवाद देश के भविष्य को लेकर गहरे मतभेदों को उजागर करता है। और अब अगली खबर में बात इजरायल के पीएम की बढ़ती मुश्किलों की। तो इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश में जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्हें सत्ता से हटाने के लिए जनता सड़क पर है। गजा युद्ध को लेकर पहले से ही इजरायली पीएम नेतन्याहू मुश्किल में है और अब एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने नेतन्याहू की मीडिया टीम के पूर्व सदस्य एली फेल्डस्टीन और मौजूदा सदस्य योनातन उरिच को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर कतर से अवैध फंडिंग लेने का संदेह है। कतर गेट मामला उस समय सामने आया जब इजरायली मीडिया में यह रिपोर्ट आई कि नेतन्याहू के सहयोगी हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने के लिए बातचीत के प्रबंधन के दौरान कथित रूप से कतर से पैसे ले रहे हैं। ये सहयोगी रिश्वत,
विश्वासघात, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे अपराधों में शामिल है। इसके अलावा फेल्डस्टीन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने एक गोपनीय दस्तावेज को जर्मन मीडिया में लीक कर दिया। अब दावा यहां तक हो रहा है कि इस मामले में पीएम नेतन्याहू से भी पूछताछ हो सकती है। नेतन्याहू को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगर नेतन्याहू पर लगे आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो उनकी सरकार पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में नेतन्याहू भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं और इजरायली जनता का ध्यान इस मुद्दे से हटाने के लिए उन्होंने लेबनान और गजा पर हमले तेज कर दिए हैं। गजा पट्टी में लगातार इजरायल की तरफ से बमबारी की जा रही है और अब इजरायली सेना ने लोगों से गजा पट्टी के दक्षिणी शहर राफा के अधिकांश हिस्से को खाली करने के आदेश दिए हैं। इजरायली सेना ने सीमा पर एक रणनीतिक बफर जोन पर कब्जा कर लिया और युद्ध विराम समझौते के मुताबिक वहां से वापस नहीं लौटी। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता एजेंसियां जैसे कि पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट ने इजरायली सेना पर आरोप लगाया है कि उसने दक्षिणी गजा में 15 चिकित्सा कर्मियों और आपात स्थिति में बचाव कार्य करने वाले कर्मियों की जान लेकर एक सामूहिक कब्र में दफना दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में इजरायल से जवाब मांगा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि वे लोगों की जान बचाने की कोशिश करते समय इजरायली बलों द्वारा मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 18 महीने पहले गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल के हमलों में 1000 से ज्यादा चिकित्सा कर्मी मारे जा चुके हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे सुनीता विलियम्स के 286 दिनों तक स्पेस स्टेशन में फंसे रहने के लिए जिम्मेदार कौन है। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आखिरकार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में 286 दिन बिताने के बाद धरती पर लौट चुके हैं। दरअसल इन अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिन बाद ही धरती पर लाने वाले बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसके चलते उन्हें आईएसएस में लंबा वक्त गुजारना पड़ा। जिसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर उनके इस फंसने के लिए जिम्मेदार कौन है, जिस पर अब सुनीता और बुच ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उनके स्पेस में लंबे समय तक फंसे रहने का जिम्मेदार कौन है। सुनीता और बुच ने धरती पर लौटने के बाद फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि स्पेस स्टेशन में लंबा वक्त गुजारने के फैसले को लेकर उनका पहला रिएक्शन क्या था। विलियम्स ने कहा कि मेरा पहला विचार यह था कि हमें बस अपनी दिशा बदलनी है। अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट यहां के लिए गए फैसलों के आधार पर घर जाने वाला था और हम फरवरी तक वहां रहने वाले थे तो मैं ऐसी थी, चलो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करते थे। वहीं विल्मोर ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचा। जब अंतरिक्ष यात्रियों से सवाल किया गया कि विमान की विफलता के लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं, इस पर बुच विल्मोर ने अपने आप को और बाकी सभी लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उन्होंने बोइंग के धोखा देने की बातों का खंडन भी किया। बुच ने बोइंग और नासा की जिम्मेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें सभी का योगदान है क्योंकि यह मिशन योजना के मुताबिक नहीं रहा। सुनीता विलियम्स ने अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए हिंदुस्तान को अपने पिता का देश बताया और कहा कि अंतरिक्ष यान से हिंदुस्तान उन्हें अद्भुत दिखाई दिया। एस्ट्रोनॉट ने बताया कि वो जल्दी ही हिंदुस्तान आएंगी और इस दौरान वो अंतरिक्ष में जाने वाली इसरो की टीम से भी मुलाकात करेंगी। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।